हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल एग्ज़ाम। दोस्तों, रियल एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोग करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यही नहीं, पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खासकर जब हम लोग बात करते हैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम या फिर बीपीएससी, जेपीएससी या फिर यूपीपीएससी, तो सभी के संदर्भ में ये जो टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ सीधे लिखा हुआ है भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो है हर साल एंशियंट और मेडावल को मिला करके भी आप जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है इसको बनाने के लिए जो जो बुक मैंने कंसल्ट किया है वो बुक आप देख सकते हैं, जैसे कि संस्कृति आईएएस, जिसमें पहले दृष्टि आईएएस में सर पढ़ाते थे अखिल मूर्ति सर। इनका हाल ही में एक लेक्चर आया हुआ है। इस सारे लेक्चर को कवर किया गया है नोट्स में। आप उतना सारा लंबा सा वीडियो उनका नहीं देखना चाहेंगे तो आप मेरा वीडियो देखिए। दृष्टि आईएएस का क्विक बुक आता है हिस्ट्री का, उससे जितने भी चाहिए थे सारे मैंने उठाया है। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का बुक, जिसमें क्वेश्चन पैटर्न में लिखा हुआ था, जिससे क्वेश्चंस देखे हमने, और स्पेक्ट्रम का जो आधुनिक भारतीय इतिहास है। इन चारों बुक को कंसल्ट करने के बाद मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। हालांकि अखिल मूर्ति सर ने अपने वीडियो में कहा हुआ है कि उनकी वीडियो को देखने के बाद जो है कई सारे मतलब और क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं सिविल सर्विस में, इसके बाहर से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं एक पार्टिकुलर टॉपिक में। तो जब मैं बात करता हूँ आज अपने टॉपिक का, तो तब तो यहाँ पर और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि क्वेश्चन आपके छूटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ, शुरू करता हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहिए हमको, और लंबा बनाने का प्रयास भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम आ रहा है। चैनल थोड़ा सा नया है रियल एग्जाम, अच्छा लगे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, आपको पता होगा कि यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई थी। ठीक है, तो क्यों आई थी, जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा यूरोप हिस्ट्री, तब आपको वहाँ पर मिलेगा कि 1453 में जो है कुस्तुनतुनिया क्या था, एक व्यापारिक मार्ग था, एक जगह का नाम था। ठीक है, यूरोप में कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है कब, 1453 में। तो 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, ये कुस्तुनतुनिया क्या था कि पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से क्या करता, जोड़ता था। ठीक है, मतलब पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच में व्यापार का ये बहुत ही प्रमुख रास्ता था। लेकिन 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, तब ये रास्ता क्या हो जाता है, ये रास्ता कट जाता है। मतलब ये रास्ता किसी और के अधिकार में आ जाता है, जिनसे इनको व्यापार करने के लिए नहीं मिलता है। तब क्या होता है, तब यहाँ पर भौगोलिक खोजें शुरू होती है, और इससे पहले भी शुरू हुई रहती है। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है ना, तब ये बहुत ही क्या होता है, और फास्ट हो जाता है भौगोलिक खोजें। और इसी का परिणाम होता है कि व्यापार करने के लिए जो है पश्चिमी देशों की बहुत सारी कंपनियां भारत आने लगी थी। ठीक है, तो हम लोग आज इसी टॉपिक को करने वाले हैं, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। आप ये कह सकते हैं कि विदेशी व्यापारी के रूप में ही आते थे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विदेशी व्यापारियों का आगमन। तो कौन कौन सी कंपनियां आई थी, वो कौन कौन सी थी, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेनिश और फ्रांसीसी, ये टोटल 5 थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आए मुख्य रूप से। और इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। कई बार क्वेश्चन आपको मिलाने के रूप में पूछा जाता है कि पहले कौन आया था, या फिर कई बार डेट से। ठीक है, तो आज हम लोग सारी कॉन्सेप्ट को करेंगे। बस अब वीडियो को मेरे देखते रहिए, और कलम कॉपी आप भी ले करके बैठिए। मैं कुछ दिन के बाद आपको PDF भी इसका शेयर करा करूँगा अपने वीडियोज़ का। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, कौन कौन सी कंपनियां पहले आई थी। तो पूड़ी अंडा फ्राई, पूड़ी और अंडा फ्राई खा के देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसी ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे पूड़ी और अंडा फ्राई से कि कौन कौन सी कंपनियां। पूड़ी, इससे 2 कंपनियां निकल जाएगी, पुर्तगाली, और डी से डच निकल जाएगी। अंडा में अन से अंग्रेज़ निकल जाएगा, और डी से फिर डेनिश निकल जाएगा, और फ्राई से फ्रांसीसी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेनिश और फ्रांसीसी, ये 5 कंपनियां भारत आई थी मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए। तो इनका आने का क्रम आपको याद हो गया होगा, पूड़ी और अंडा फ्राई। ठीक है, कई बार इनके स्थापना वर्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कई बार ये पूछते हैं कि कौन कौन से ईस्वी में ये आए थे। तो पुर्तगाली जो थे ये आपका 1498 में आए थे, और इनकी जो कंपनी थी इनको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, एस्तादो द इंडिया। मैं इसके बारे में आगे डिटेल से बताने वाला हूँ, तो घबराने वाली बात नहीं है। डच आए थे दूसरे नंबर पर, और ये अपने कंपनी की स्थापना करते हैं 1602 ईस्वी में। और अंग्रेज़ की स्थापना होती है 1600 ईस्वी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा 1602 लिखा गया। ठीक है, अंग्रेज़ अपनी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में करते हैं। डेनिश 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, और फ्रांसीसी जो थे वो 1664 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। लेकिन कंपनी की बात करेंगे तो पुर्तगाली सबसे पहले लगाए 1498 में, डच 1602 में लगाते हैं और अंग्रेज 1600 में लगा देते हैं। मतलब आते तो है पुर्तगाली 1 नंबर पे, डच 2 नंबर पे, अंग्रेज 3 नंबर पे, लेकिन कंपनी की बात करेंगे तो पुर्तगाली 1 नंबर पे ही लगाता है, अंग्रेज 2 नंबर पे लगाता है और डच 3 नंबर पे लगाता है, क्योंकि अंग्रेज लगाते हैं 1600 ईस्वी में और डच लगाते हैं आपका 1602 ईस्वी में। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का उठने वाला है। कुछ मुख्य रूप से कुछ यात्री थे जो भौगोलिक यात्राएं कर रहे थे और नए नए जगहों की खोज कर रहे थे, जिनमें पहला नाम किसका आता है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहले पुर्तगाली थे जो भारत की खोज किए थे, मतलब भारत आने वाले ये पहले पुर्तगाली थे। ये 1498 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे, 1498 ईस्वी में। तो आगे मैं इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए बस इतना ही बताना है। दूसरे नंबर पर कौन है, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसको स्पेन के शासकों ने अपनी राजकीय संरक्षण से क्या किया था, भौगोलिक खोज करने के लिए इनको जगह जगह पर भेजा गया था, उनकी सारी खर्चाएं वो वहन कर रहे थे। ठीक है, और ये 1492 ईस्वी में किसकी खोज करते हैं, अमेरिका की खोज कर देते हैं। फिर कैप्टन कुक आते हैं, तस्मान आते हैं, तो ये भी अलग अलग जगहों की खोज करते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया कि भौगोलिक खोज क्यों हुई, तो उसका बहुत बड़ा व्यापार व्यापार करने के लिए उनको नई नई जगहें चाहिए थी, और भी रीजन थे, लेकिन मुख्य रूप से जो रीजन था वो क्या था, व्यापार। ट्रेड करने के लिए उनको नई जगहें चाहिए थी, इसलिए भौगोलिक खोजें शुरू हुई थी। इसके साथ ही जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग होता है पश्चिमी देशों को पूर्वी देशों के साथ जोड़ने के लिए, तो पश्चिमी देशों के साथ पूर्वी देशों का संपर्क खत्म हो जाता है जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। इसलिए बहुत सारे भौगोलिक जो खोजकर्ता है वो निकल जाते हैं भौगोलिक खोजों के लिए, और वास्को डिगामा भारत की खोज कर लेते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज कर लेते हैं। इस तरह से नई नई जगहों की खोज हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वास्को डिगामा के बारे में, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचे थे, तो 20 मई 1498 को। कब पहुंचे थे, 20 मई 1498 को। ठीक है, इनकी यात्रा के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, फिर आपको ये बताने में मेरी थोड़ी सी आसानी होगी। आप यहाँ पे देखिए इनकी यात्रा, मतलब वास्को डिगामा जो है कैसे कैसे भारत पहुँचे थे। तो इनकी यात्रा शुरू होती है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से। मैंने आपको बताया कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री थे, तो पुर्तगाल में जो इनकी राजधानी है लिस्बन, यहाँ से ये अपनी यात्राएं शुरू करते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल समुद्री तट पर है। लिस्बन से ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और कब शुरू करते हैं, जुलाई 1997 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से आपका 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ठीक, देखिए होता क्या है कि जुलाई 1997 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से वास्को डिगामा अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, और फिर पहुंच जाते हैं कहाँ, पहुंच जाते हैं आपका केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप एक जगह है अफ्रीका के जस्ट नीचे, आपको दिखेगा। नवंबर 1497, ये शुरू किया था जुलाई 1997 से, सॉरी ये 1400 होगा, मैंने 1900 लिख दिया है, हाउ इट इज माई मिस्टेक। ओके, जुलाई 1497 से ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और नवंबर 1497 को ये पहुंच जाते हैं केप ऑफ गुड होप। इस दौरान इनको बीच में जो है ना एक रास्ता दिखाने वाला आदमी मिलता है, जिसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, जो गुजरात का रहने वाला था, अब्दुल मजीद। ये जो है वास्को डिगामा को रास्ता दिखाते हैं, और ये केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं नवंबर 1497 को। और इसके बाद जो है फिर यहाँ सीधे पहुंचते हैं कालीकट, जो कलकत्ता का बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह में ये पहुंचते हैं 1498 ईस्वी को, 20 मई 1498 को। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो ये है कि वास्को डिगामा ने अपनी यात्रा शुरू की थी जुलाई 1497 को, भारत पहुंचते हैं 20 मई 1498 ईस्वी को। केप ऑफ गुड होप जिसके खोजकर्ता कौन थे, तो केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता थे बार्थोलोम्यू डियाज, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी 1487 ईस्वी में। अब्दुल मजीद कौन था, तो अब्दुल मजीद एक गुजराती पथ प्रदर्शक था। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप हिस्ट्री से प्रेम रखते हैं, जैसे कि आप नेट JRF का एग्ज़ाम देना चाहेंगे टीचर वाला, या फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, मैं पीछे चल जाता हूँ, जिसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले थे, वास्को डिगामा। ठीक है, तो अभी अभी आपने देखा वास्को डिगामा की पूरी यात्रा को, कि कैसे कैसे वो पहुँचे थे भारत। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि पश्चिमी तट भारत का जो कालीकट बंदरगाह पर जो ये पहुंचे थे 20 मई 1498 ईस्वी को, ये क्या है, ये आपका अगर आप भारत के मानचित्र को देखेंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये जो पहुंचे थे ना, ये आपका कालीकट बंदरगाह में पहुंचे थे जो पश्चिमी तट पर पड़ता है। और इस समय जो यहाँ के शासक थे वो कौन थे, तो इस समय यहाँ के शासक थे जमोरिन। तो क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे थे इनका स्वागत यहाँ पर कौन किया था, तो इसका स्वागत यहाँ पर करने वाले थे जमोरिन थे, ठीक है। और 20 मई 1498 को जब ये भारत पहुँचे, इसके बाद जो है ये मसाले लेकर के यहाँ से जो है कुछ मसाले इन्होंने इकट्ठा किया और मसाले लेकर के फिर ये वापस निकल गए अपने पुर्तगाल के लिए। वापस 1498 के अगस्त में ये निकल जाते हैं। मैंने आपको बताया कि 20 मई को ये पहुँचे थे और अगस्त में फिर ये निकल जाते हैं अपने पुर्तगाल वापस। कुछ मसाले लेकर के जाते हैं, यहाँ से क्या लेके जाते हैं, कुछ मसाले लेकर के जाते हैं। और जब ये पहुँचते हैं यूरोप तो इनको 60 गुना ज़्यादा बेनिफिट होता है। मतलब अगर वास्को डी गामा भारत में मसाले को 1 रुपये में ख़रीदा था तो इसी को यूरोप जाकर के ये 60 रुपये में बेच दिए। मतलब इनको कितना बेनिफिट हुआ, 60 गुना बेनिफिट हुआ। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो यूरोपीय और अन्य व्यापारी थे ये भारत की ओर आकर्षित हुए। और फिर दूसरी बार जब 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आते हैं और इसी के साथ ही बहुत सारे अन्य यूरोपीय का आगमन होने लगता है। और उनका जो आगमन का मुख्य रीज़न होता है वो क्या होता है, ये होता है उनका व्यापार। तो आपने देखा जितनी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपका यहीं से पूछे जाएंगे। तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आता है, तो दूसरी बार ये आते हैं आपका 1502 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका यहाँ से एक भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों कहाँ पर लगाई गई थी और कौन कौन से डेट पर, इनसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको आज जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, सारे के सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे आप तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं 1999 से लेकर के 2011-12 तक के सारे क्वेश्चन से जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से टॉपिक से पूछा गया है। पहली की बात करें पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी, कोचीन में लगाई गई थी, कब, 1503 ईस्वी में, ठीक है। डच जो थे, डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में लगाई गई थी 1605 ईस्वी में। वहीं अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी, सूरत में, 1608 ईस्वी में। डेनिस जो लोग थे व्यापारिक, वो डेनिस ट्रंकोबार जो तमिलनाडु में पड़ता है, 1620 ईस्वी में ये अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। जबकि जो फ्रांसीसी लोग थे ये आपका सूरत में 1668 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग छोटे से वीडियो में पुर्तगाली के बारे में भी हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पुर्तगाली जो लोग थे ये स्वयं को एस्तादो द इंडिया कहते थे। क्या कहते थे, एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया का मतलब होता है सागर का स्वामी। सागर का स्वामी पुर्तगाली लोग खुद को कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे भैया, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए होता क्या है कि समुद्री लूटपाट ये बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। और समुद्री लूटपाट के लिए ये हुगली को, जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाए हुए थे पुर्तगाली लोग, किसको, हुगली को बना देते हैं, ठीक है। एस्तादो द इंडिया ये खुद को कहते थे, जिसका मतलब होता है सागर का स्वामी। पुर्तगाली और मुगलों के बीच में संघर्ष होता है किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो पुर्तगाली गवर्नर थे, जैसे कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो गए, जो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक आपका पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत में रहे थे। फिर आपका 1509 से लेकर 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क रहे थे, जिनके शासनकाल में क्या होता है, गोवा पुर्तगालियों छीन लेते हैं हमारे यहाँ से। जो बीजापुर के शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया जाता है 1510 ईस्वी में। और गोवा कब आज़ाद होता है, तो गोवा आज़ाद होता है आपका 1961 ईस्वी को। गोवा जिसको 1510 में छीन लिया गया था, मतलब सबसे पहले अगर किसी क्षेत्र को बंदी बनाया गया तो वो था गोवा, और सबसे बाद में आज़ाद हुआ था गोवा, ठीक है। इसके साथ ही नीनो डी कुन्हा के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुर्तगाली को क्लियर करने वाले हैं। टोटल जो हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टोटल टॉपिक आपने देखा कि हम लोग टोटल 5 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो हम लोग के 5 टॉपिक क्या क्या होंगे, तो पुर्तगाली, डच, ठीक है, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली की नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग पुर्तगाली को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।